डेजा वू, इस वर्ड का मतलब क्या है और ये वर्ड आया किधर से है? ये जो फीलिंग ये मेरे साथ ही होता है, हाशिम समझेगा कि उसके साथ ही होता है, और ये होता 90% लोगों के साथ है। किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा उन लोगों को होता है इस तरीके का? आते हैं आपको डेजा वू की तरह, एकदम से सीन स्ट्राइक होते हैं कि ये ना हो जाए, और इसका 1/4 हिस्सा भी ह्यूमन ब्रेन का आप एक्सप्लोर नहीं कर सके कि वो क्या क्या करने की ताकत रखता है। इसका कोई टाइम ड्यूरेशन होता है? टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है, और वो बात है सेकेंडों पे ही होता है, मिनटों पे भी नहीं होता। पे कोई स्टडी अगर किसी ने की है तो वो यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाया कि ये क्यों होता है? साइंटिफिक आज भी इसका कोई लॉजिक, कोई एग्जैक्ट एक रीजन नहीं है। वो कहते हैं दिमाग की एक शरियान होती है, उस पर प्रेशर पड़ जाए, दब जाए, तो उसमें वो आपकी मेमोरीज को रिपीट कर देता है। हम जो इंसान हैं वो अपने दिमाग का कुछ % भी यूज नहीं कर रहे। इस थ्योरी के पीछे क्या लॉजिक है? नबी, पैगंबरों, औलिया, वलियों के मौज़ात होते हैं क्योंकि वो ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्रॉपर, जो करने का हक है। हम इंसान की तो इतनी वो रेंज ही नहीं है, हम अपने ब्रेन का तो इतना सा पोर्शन इस्तेमाल करते हैं। आप मिरर वर्ल्ड कह लें या इसको अपसाइड डाउन कह लें, एक दुनिया है जहाँ पे हम जैसे लोग सेम हमारी शक्लों के, सेम हर चीज़ के वहाँ पे रह रहे हैं। क्या इस बात पे कोई हकीकत है? जो दूसरी दुनिया का हाशिम है ना, वो पहले यहाँ से उठ के बाहर चला गया था। जब इस दुनिया वाले हाशिम ने वापस निकला है और वैसे निकलने लगा है, तो उसको ख्याल है कि तो मैंने शायद पहले भी किया था। हाइलाइट्स आपने देखी। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि डेजा वू क्या है, डेजा वू को मुख्तलिफ मज़ाहिब कैसे एक्सप्लेन करते हैं, डेजा वू एक इंसान को लाइफ में कितनी बार होता है और ये कौन कौन से एज ग्रुप को टारगेट करता है। क्या ये कोई हमारा वहम होता है या इसका वाकई कोई तस्वर है? क्या हमारे अलावा कोई और मिरर वर्ल्ड भी है? इस्लाम और कुरान पाक डेजा वू को कैसे एक्सप्लेन करता है? ये सब कुछ और बहुत कुछ आज हम जानेंगे सादिया सुहेल साहिबा से, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह के मजीद इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पे आपके लिए पॉडकास्ट लेके आता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम सादिया आपा, बहुत शुक्रिया, आप सबसे पहले तो तशरीफ़ लाई हमारे पास, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम हाशिम, और मुझे तो हमेशा आप लोगों के साथ काम करने का बड़ा मज़ा आया है और बहुत अच्छा लगा आपने मुझे याद किया। अच्छा आपा, आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो टॉपिक है वो है डेजा वू। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस वर्ड का मतलब क्या है और ये वर्ड आया किधर से है? असल में जो डेजा वू है, जो आजकल बहुत इन हो गया है एकदम से, फिल्में भी इस पे बन रही हैं, अंग्रेजी और ये चीज़ें, ये असल में एक फ्रांसीसी लफ्ज़ है, और इसका मतलब है कि दोबारा हुआ हुआ, मतलब एक बार दोबारा रिपीटेड जो चीज़ है वो हुई हुई। और इसका अगर आप डेजा वू, हम कहते भी उस चीज़ को हैं कि एक काम, आप उठ के यहाँ से बाहर गए हो, आपने देखा है कोई मेहमान बैठे हैं और आपको एकदम से होता है ये सब कुछ तो मैं कमरे से पहले भी बाहर निकला था और यही लोग बैठे हुए थे, ये मेरे साथ सब हो चुका है। वो एक लम्हे की जो थॉट है, और आपको यकीन होता है अच्छा मैं बाहर निकलूंगा ना तो इधर एक शख्स खड़ा होगा, और वो होता है। तो वो ये जो चीज़ है ना, ये जो फीलिंग, और इंटरेस्टिंगली मैं तुम्हें बताऊं, ये मेरे साथ होगी ना, मैं समझूंगी ये मेरे साथ ही होता है, और हाशिम समझेगा कि उसके साथ ही होता है, और ये होता 90% लोगों के साथ है। अच्छा, तो ये ज़्यादातर किस एज ग्रुप को टारगेट होता है, मतलब किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा उन लोगों को होता है इस तरीके का? अच्छा, कुछ केसेस में कहते हैं बच्चों को भी काफ़ी होता है, लेकिन बच्चे चूँकि इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन ये ज़्यादातर जो मैच्योर एज है,
वो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, जो ज़्यादा वोकल हैं, बोलते हैं कि ऐसा फ़ील हुआ है, ऐसा फ़ील हुआ है। और टीनेजर्स में भी हो ये ज़िंदगी के हर उम्र के किसी हिस्से में भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ज़रा मैच्योर माइंड वाले, और कहते हैं प्रैक्टिकली बच्चों में ज़्यादा होता है, लेकिन वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, और बड़े बता देते हैं, तो इसलिए ज़्यादा बड़ों का कंसिडर होता है। इसके अंदर सिर्फ ये होता है कि हमें पास्ट की कोई चीज़ याद रहती है या हम ऐसा सोचते हैं कि ये पहले कभी हुआ है, या इसके अंदर ऐसे ख़्यालात भी आते हैं कि फ्यूचर में ये होगा मेरे साथ, कि ये सिर्फ पास्ट वाला जो चीज़ होती है उसको उसके साथ होता है सिर्फ ये। अच्छा, डेजा वू आपने देखा होगा शायद, इस पे 1-2 अंग्रेज़ी फ़िल्में बनी कि वो फ्यूचर भी इनको नज़र आना शुरू हो जाता था। इस पे बनी है इस मौज़ू पे, क्योंकि ऐसा होता है, 2 किस्म के होते हैं। एक वो जो हमें लगता है कि हमने किया हुआ है, ये पहले भी किया था, ये सब कुछ पहले हुआ था हमारे साथ, और एग्ज़ैक्ट ये रिपीट हो रहा है। और सम टाइम ये होता है कि आपने अभी वो हुआ नहीं है, और आप फ़ोर्स ही कर रहे हैं, अच्छा ये बस आएगी, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा और लोग इस तरह होगा। वो कुछ चीज़ें आपको फ्यूचर की नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर डेजा वू हम उसको कंसीडर करते हैं जो हमें लगता है कि रिपीट हुआ है, और जो हम फ्यूचर की देखते हैं इसको थोड़ी-सी डिफरेंट शक्ल दे देते हैं कि आते हैं आपको डेजा वू की तरह, एकदम से सीन स्ट्राइक होते हैं कि ये हो ना हो जाए, जहाज़ को देख के जहाज़ गिर ना जाए, और वो हो जाता है। बिल्कुल हो जाता ऐसा है। के वाक़यात हो जाते हैं। तो ये तो पहले तो हाशिम, जो इंसान की जो खोपड़ी है ना, और दिमाग नाम की चीज़ है, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है कि इसको आज तक कोई साइंसदान, कोई डॉक्टर, कोई अफ़लातून, कोई इसको पूरी तरह एक्सप्लोर ही नहीं कर सका। बिल्कुल। और इसका मतलब 1/4 हिस्सा भी ह्यूमन ब्रेन का आप एक्सप्लोर नहीं कर सके कि वो क्या-क्या करने की ताकत रखता है। तो ये इसलिए ये एक दिमागी ऐसी ये पे इसके इसके बारे में ना, अगर आप तहकीक करें, और मैंने की भी, जो कि हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, हमने मुख्तलिफ देखा तरीके से, तो इसमें कोई भी हतमी चीज़ नहीं है। इंसान की कोई भी अक्ल कोई ऐसी मंतकी बात नहीं कर सकी कि जो कहे इसी वजह से होता है। इसके हवाले से बहुत सारे नज़रिए हैं। हम उस पे ज़रूर डिस्कस करते हैं अपनी प्रोग्राम में अच्छा, ये आज। बताएँ कि क्या इसकी कोई टाइम ड्यूरेशन होती है कि उतना सा हिस्सा हमें याद आता है, जैसे 5 सेकंड के लिए इल्हाम हो या 10 सेकंड के लिए हो? इसका कोई टाइम ड्यूरेशन होता है? हाँ, इसका टाइम टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है, और वो बात है सेकंडों पे ही होता है, मिनटों पे भी नहीं होता। मतलब आपको एक सीन टक करके नज़र आएगा, और इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स, जो आपका मेमोरी, आपका ब्रेन जो है वो आपको दिखाता है। तो ये कभी भी बहुत लंबा या इस तरह नहीं चलता। हाँ, आप फ़िल्मों में एक फैंटेसी क्रिएट करने के लिए, सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, या फ़िल्मी टच देने के लिए लोग ये दिखाते हैं, लेकिन ये होता है, इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स ओनली। उसके बाद चीज़ें एकदम से आप पहले थोड़ा टाइम शॉक में रहता है, ब्रेन शॉक में चला जाता है, और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उसको रियलाइज़ेशन होती है, अच्छा ये ऐसा हुआ था, ये वो, फिर वो नॉर्मलाइज़ होना शुरू होता है। तो ये एक बहुत इसका लंबा टाइम फ्रेम नहीं होता। अगर ये सब हम लोगों को पता है, आपको पता है, मुझे पता है, या मेरे से छोटे हैं शायद उन्हें भी पता हो, वो तो ख़ैर एक्सप्लेन ना कर पाएँ। तो आज तक इसके ऊपर कोई थ्योरी क्यों नहीं बन सकी? इस पे कोई स्टडी अगर किसी ने की है तो वो यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाया कि ये क्यों होता है? अच्छा, इसमें ना बहुत सारे मिथ हैं, हम उन पे बात करते हैं, मुख्तलिफ नज़रियात हैं। सबसे ज़्यादा जो पुराना और स्ट्रॉन्ग एक आता है, वो आता है हिंदू मज़हब से। हिंदुइज़्म में है कि आपके 7 जन्म हैं, बिल्कुल। और जो चीज़ें आपको महसूस होती है ना, यहाँ आप थे, ये देखा, ये आपके पिछले जन्म की मेमोरी है, जो आपको वो जगह से आप पिछले जन्म में गुज़रे थे, या आपने पिछले जन्म में भी किया था, तो ये आपको इस जन्म में भी नज़र आता है। तो हिंदुओं की मिथ इस पे, हिंदू मज़हब की तो ये मिथ है इस पे। अच्छा, अब साइंटिफिक देख लें। साइंटिफिक आज भी इसका कोई लॉजिक, तो कोई एग्ज़ैक्ट एक रीज़न नहीं है। वो कहते हैं दिमाग की एक शरेयान होती है, उस पे प्रेशर पड़ जाए, दब जाए, तो उसमें वो आपकी मेमोरीज़ को रिपीट कर देता है, और आपको लगता है कि जैसे कुछ आपकी मेमोरी पे अफ़ेक्ट करता है, जो चीज़ें आपको लगता है कि आपने पहले भी किया था या देखा था, या आपकी मेमोरी का उस वेन के दबने से ये इम्पैक्ट आता है।
अच्छा, फिर बात कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। वो कहते हैं जी आपके पेरेंट्स जो होते हैं, वो आप उनसे मिलते-जुलते हैं, उनके जीन्स भी आप में होते हैं और चीज़ें होती हैं और आपके करीबी रिश्तेदार, फिर आप वो आपसे अपनी बहुत सारी बातें, कहानियाँ और उनके बहुत सारे वाक़यात के आप विटनेस होते हैं। तो सम टाइम जो चीज़ उनके साथ हुई होती है, अगर वही कोई सिचुएशन हमारे साथ आए, तो हम अपने ब्रेन की जो मेमोरी है, हम वो उनको रिलेट करके समझते हैं हमारे साथ हुआ था। मतलब वाक़या किसी और का हो, आपने मुझे बयान किया, तो मुझे याद रह गया। और कभी इस तरह का कोई सिचुएशन आई, तो मुझे ये नहीं लगेगा वो हाशिम के साथ हुआ था, मुझे लगेगा वो मेरे साथ ही हुआ था, मेरे ब्रेन की, क्योंकि चाइल्डहुड में आपकी मेमोरी मतलब उस भी डीप डाउन चली जाती है। वो आपकी वो होती है ना, 3 आपकी मेमोरी लेयर्स होती हैं, एक फ़ौरी शऊर की, तहतर शऊर, लाशऊर, जो जिसमें जाके मेमोरीज़ रिकॉर्ड हो जाती हैं। बहुत पुरानी मेमोरी से चीज़ें निकल आती हैं। तो एक ये भी सोच है कि ये ऐसा भी हो सकता है। और एक इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एक पहलू है, जो ज़रा स्पिरिचुअल काउंट होता है। बिल्कुल। वो कहते हैं जी जब आप सो जाते हैं ना, अब आपकी रूह निकल गई बाहर, रूह को तो फिरने का शौक है बहुत। रूह जाती है, कुछ जगहें देख आती है, कोई काम कर आती है और वो आपकी बॉडी में वापस आ जाती है। और जो वो काम फिर आप बाद में करते हैं, रूह वो जगहें पहले विजिट कर चुकी होती है। और अगर आप उस जगह पे जाएं, तो क्योंकि आपकी रूह आपके सोए हुए दिमाग में वो रूह की मेमोरी फिट होती है, तो आप कहते हो ये तो मैंने जगह देखी हुई है, वो आपने नहीं, आपके सोते हुए आपकी रूह ने वो जगह विजिट की होती है। अच्छा, अब इसमें एक शैतानी काम भी है। वो क्या? शैतानी काम ये है कि जब आप या मैं पैदा हुए, हमारे साथ तो शैतान ने अल्लाह के साथ पूरा लगा लिया कि मैं भी अपने आदम के बच्चे के साथ मेरा बच्चा भी पैदा होगा और आदम को मौत भी आ जाए, मेरे बच्चे को नहीं आएगी। और जिसको हम हमज़ात कहते हैं, जिसको हम करीन कहते हैं, जिसको हम अपना वो हमारे साथ जो हम लिए, जो हमारे खून में गर्दिश करता है और हमारे साथ बिल्कुल हमारे जैसा है। आप जो यहाँ बात कर रही हैं मेरे जैसा, मेरा करीन, वो आप नफ्स की बात कर रही हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल, ऐसी जिसे हम हुँ। नफ्स कह लें, जिसे हम हमज़ात कहते हैं, जो हमारे साथ पैदा हुआ वो शैतान का औलाद है, जो हमारे खून में शामिल होता है, जो दिखने में भी हमारे जैसा होता है और हरकतें भी वो बिल्कुल हमारे जैसे, बोलना, बात करना सब सेम होता है। तो वो समटाइम करीन चीज़ें हमसे पहले करके वो चीज़ करता है और वो हमारी, क्योंकि वो हमारी जिस्म का हिस्सा, हमारी रूह का हिस्सा और हमारे साथ होता है, तो हमारा ब्रेन भी वही इस्तेमाल कर रहा होता है, तो हमारी वो मेमोरी रह जाती है और करीन जाके ये हमारे बिहाफ पे चीज़ें घुमाता है, फिर आता है। अच्छा, इसमें मैं तुम्हें एक वाक़या बताती हूँ जी, जी। अपना। मैंने ये ना आपका अपना ये ज़ाती मेरा वा ज़ाती खुद हुआ वाक़या आपके है, साथ? ये अच्छा। ज़ाती वाक़या। अब इसके पीछे क्या लॉजिक थी, शायद मेरे पास भी कोई तहवील नहीं है। हुँ। मैंने ना इस दफ़ा सोने की, बड़े अरसे पहले की बात है, मैं सोने की ऐसे तैयारी सी कर रही, बैठी हूँ, तो जैसे एकदम मेरी आँखों के आगे ना एक मंज़र आया, विद मैटर ऑफ द कुछ सेकंड्स का। वो ये था, मैंने देखा कि यूके की कुछ गलियाँ देखी, रेड ब्रिक्स वाली गलियाँ, हल्की-हल्की बारिश हो रही है, वो फर्श थोड़ा-सा गीला है और पुरानी विक्टोरियन लाइट्स लगी हैं। पिलर्स हैं मेरे इर्द-गिर्द और मैंने ना लॉन्ग कोट पहना हुआ है और मैं पॉकेट्स में हाथ डाल के ना बिल्कुल शर्लक होम की तरह वहाँ फिर रही हूँ। इसके बाद ना मतलब मुझे वो एकदम मैं कह रही हूँ ये क्या मंज़रनामा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बहुत साल बाद मैं इंग्लैंड गई। एक शाम ऐसे ही सब बैठे हुए थे, तो मैं बोर हो रही हुई थी। मैंने हल्की-हल्की बूँदा-बांदी हो रही थी। सब मुझे मना कर रहे हैं कि तू क्यों बाहर जा रही है? बारिश हो रही है हल्की, एक ठंड लग जाएगी। मैंने बड़ा कोट पहना और जब मैं निकली तो एग्ज़ैक्ट वही गली, वही विक्टोरियन लाइट्स, वही पिलर्स और मैं वैसी पॉकेट में हाथ डाल के वहाँ से गुज़र रही थी। एकदम मुझे वो ख्वाब, अपना वो जो था डेजा वू, वो मुझे रिकॉल हो गया। ये एग्ज़ैक्ट सीन मैंने देखा था। अब लेकिन ये आपको तो रिकॉल हो गया कि मेरे साथ ये पहले मैंने ऐसा सोचा था या मैंने देखा था। लेकिन ज़्यादातर लोगों को तो ये रिकॉल होता भी नहीं। वो तो इसी कशमकश में अपनी आगे की ज़िंदगी गुज़ार रहे थे कि मैंने कहाँ गया? कहाँ मेरे यार? मेरे खुद के साथ इतनी दफ़ा हुआ है। मैं आपको पुरानी बात नहीं बताता, मैं आज की आपको हुँ, बात बता देता हूँ कि मैं सुबह ना एक जगह पे गया। अब रात को सोने से पहले मुझे एक आइडिया सा आ गया
कि मैं जो सुबह करने जा रहा हूँ वो मेरा काम नहीं होना, और अब यकीन करें मैं सुबह गया हूँ तो वो मेरा वाकई में वो काम नहीं हुआ। क्या इसके पीछे भी डेजा वू है? इसके नीचे आपकी जो सिक्स सेंस है ना, सिक्स सेंस जो होती है, जो बहुत काम करती है, ये भी बहुत पावरफुल होती है। डेजा वू में इसका भी एक रोल होता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है और ये सम टाइम आपको फ्यूचर फोरसी करा देती है। और वो इतनी पावरफुल है आपकी कि उसने आने वाले वाक़यात से आपको पहले आगाह कर दिया। ये उसको होता है कि आप उसकी आपका विज़न बढ़ा देती है। आपका स्पिरिचुअल आपका विज़न ऐसा कि जो दुनियावी चीज़ों को कट के भी बाहर निकल आता है। तो आप उस चीज़ के आपका मैं समझती हूँ इंटरनल आई ज़्यादा इसमें पावरफुल है। ऐसे डेजा वू कम लोगों को आते हैं जो फ्यूचर देख लेते हैं। ये उन लोगों को आते हैं जिनकी इंटरनल आई स्ट्रॉन्ग होती है और ओपन होती है। एक आम बंदे को जिसकी इंटरनल आई पावरफुल नहीं है, सिक्स्थ सेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वही देखता है जो उसको लगता है कि मैं कर चुका हूँ। अच्छा, अगर सिक्स सेंस की बात हो ही रही है तो यहाँ पे मुझे ये भी बता दें कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उनकी सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती है? मैं आपको बताऊँ अब जो इसमें ये पता है क्या होता है, कुछ तो गॉड गिवन होते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने ये दे के भेजा होता है कि उनको चीज़ें महसूस हो जाती हैं। अब जिस तरह मैं छोटा-मोटा एक मिसाल अपनी ज़ात की है कि मैंने तो कोई ऐसा कोशिश एफ़र्ट नहीं किया कि मुझे कुछ इल्म ऐसा एक्स्ट्रा हासिल हो। मेरे साथ मेरी दादी में ये चीज़ थी, जैसे वो देख लेती थी, आने वाले तूफ़ान को भाँप लेती थी, चीज़ों को उनको पता चल जाता था। उनकी सिक्स्थ सेंस इतनी स्ट्रॉन्ग और अक्सर ऐसे लोग लेकिन ज़्यादातर ये वो लोग होते हैं, जो अल्लाह के वली, औलिया और ऐसे अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह से जिनकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और फिर उनका है ना जब आप अल्लाह से इश्क करते हैं, रूहानी तौर पे उन दर्जात पे पहुँच जाते हैं, फिर आप ज़माने के कैद से आज़ाद हो जाते हैं। फिर ज़माना आपके सामने नहीं रहता, ज़माना आपके हिसाब से चलता है। तो वो चीज़ें देख लेते हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं, बता सकते हैं जो एक आम नज़र नहीं बता सकती, आम ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों में हाँ, आम लोगों में कुछ गॉड गिवन होती हैं, लेकिन अल्लाह के जो वली, औलिया, दरवेश, बुज़ुर्ग जो अल्लाह से कनेक्टिविटी ऐसी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फिर वो ज़माने से आज़ाद हो जाते हैं, तो वो देख सकते हैं। जब इस टॉपिक की डेजा वू की रिसर्च कर रहा था ना, तो मुझे एक पॉइंटर मिला कि हम जो इंसान हैं वो अपने दिमाग का कुछ परसेंट भी यूज़ नहीं इस्तेमाल नहीं कर कर रहे। हाँ। तो आप इमेजिन करें कि हम 30% 40% इस्तेमाल करें तो क्या होगा? इस थ्योरी के पीछे क्या लॉजिक है? मुझे नहीं समझ आई इस चीज़ की। अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ। अब जो पैगंबरों के हवाले से है कि वो अपने दिमाग का ऑलमोस्ट मतलब व 1/4 छोड़कर या ऑलमोस्ट पूरा दिमाग इस्तेमाल करते हैं। उनके पास तभी मिराज होता है, बेशक। तभी फिर ये चीज़ें होती हैं जो इंसानी सोच से बालातर होती हैं। लेकिन एक आम इंसान अब ये आपको याद होगा वो जो थी क्वीन आसिया का जो तख्त ताउस जो लाना था, वो पहले ही उन एक वज़ीर ने या उसने कहा कि मैं वो ब्रेन की ताकत से एक मुल्क से दूसरे मुल्क उठा के तख्त ले आया था। और वो ब्रेन इतना पावरफुल है कि वो किसी मशीन के बगैर भी इंसान को हवा में उड़ा सकता है। मैं वो कहते हैं ना वो वाक़या मेराज और इस तरह की जो नबी, पैगंबरों, औलिया, वलियों के मोज़ात होते हैं, क्योंकि वो ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्रॉपर जो करने का हक है। हम इंसान की तो इतनी वो रेंज ही नहीं है, हम अपने ब्रेन का तो इतना सा पोर्शन इस्तेमाल करते हैं और क्या-क्या इजादात करते हैं, कैसे जीनियस करार पाते हैं और क्या-क्या अल्लाह की बनाई हुई ये मशीन इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी पावरफुल है। आपने ब्रेन अगर काम में थोड़ा-सा इसका ऊपर-नीचे हो, वो आपको वो मंज़र दिखा देगा। बिल्कुल ठीक वो बात। आपके सामने पूरा मंज़र बन के सामने आ जाता है, लोग नज़र आने शुरू हो जाते हैं, चीज़ें ये ब्रेन का इतना सा लोचा आपको मुझे याद है ये मेरा ख़्याल है डेजा वू भी एक उस तरह का लोचा ही उस है तरह बीच का में। लोचा ही है। हाँ। मेरी ना वालदा को किडनी का इशू था जब ब्लड में कुछ टॉक्सिक जो चीज़ें बढ़ती थी ना,
और वो ब्रेन की तरफ स्ट्राइक करती थी जब उनका डायलिसिस को डिले हो गया या अभी कमज़ोरी की वजह से नहीं कराया। वो बढ़ने से जब ब्रेन को वो अफ़ेक्ट करती थी ना, तो मेरी वालदा कहती होती थी, "ये तूने देखा नहीं है, ये देखो पंखे पे कबूतर बैठे हुए हैं।" उन्हें चीज़ें नज़र आती थीं, दिमाग तख्लीक करना शुरू हो जाता था चीज़ें, उन्हें दिखाना शुरू कर देता था। और हम लोग कहते थे, "क्या करें अम्मी, यहाँ कुछ नहीं है।" "नहीं, अभी यहाँ से उठ के ये गया है, यहाँ ये खड़ा है।" मतलब दिमाग ऐसा सेंसिटिव, ऐसी पावरफुल चीज़ है। और मैं बताऊँ आपको, मैंने कई केसेस में देखा, लोग आते हैं, कई आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, उसमें ऐसे लोग आए जो कहते हैं नहीं मुझे यहाँ कुछ नज़र आता है, मुझे ये होता है। एक बल्कि फैमिली का एक बच्चा था, वो हमेशा कहता था कि सादिया खाला, मुझे ना यहाँ पे जिन्नात हैं, आप देखें, आप ये जगह पे ये खड़ा होता है, ये बाबा इस तरह का यहाँ खड़ा होता है, ये वो। अच्छा मैं देखूँ, मुझे तो कोई जिन नज़र ना आए। मुझे पता च आपको पता है, फ़ील पता चल जाता है। और चलो मैंने कहा, मेरा भी इल्म महदूद सा है। मैं ऐसे साहिब इल्म हस्ती के पास भी ले गई कि जिन्होंने कहा कोई जिन्नात वाला मामला है ही नहीं, इधर जिन्नात, लेकिन उसको नज़र आते थे। फिर उन्होंने क्या डायग्नोज़ किया, उन्होंने 4C किया, वो इनर आई से उनको पता चला। उन्होंने कहा इस बच्चे को किसी ने कभी कोई किसी ड्रग की हेवी डोज़ दी है? वो बच्चे को किसी, वो ड्रग माफिया का आदमी था, उसने उसको एक हेवी डोज़ दी। एक्सपेरिमेंट कर दिया, स्टूडेंट बच्चे बैठे हुए थे, उसको उन्होंने बच्चों को दे दी। अच्छा उससे क्या हुआ, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, बाद में ठीक हो गया, लेकिन क्या हुआ, ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर कम हो गई। और उससे क्या होने लगा, ब्रेन को जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उससे उसके सामने चीज़ें क्रिएट होना शुरू हो गईं। ब्रेन का काम अफ़ेक्ट हुआ, उसने कुछ और ही दिखाना शुरू कर दिया। अब कोई भी रवायती आमिल ये होता है, उन्होंने कहा जी जिन है, जादू है, ये है। उन्होंने कहा इसको कहो योगा की ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करे, और उसने उसके ब्रेन के कुछ सेल्स को छेड़ा है और उन्होंने उल्टा काम शुरू कर दिया है। और एक्सरसाइज करे, कोई जन्नत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब हमें बाकायदा वाकयात, चीज़ें, और समटाइम आपका खौफ इतना पावरफुल होता है कि वो आपको ले दे जाता है। आप सिर्फ उस किसी एक कॉर्नर से खौफ में, मतलब यहाँ कुछ है, आपको वो कॉर्नर की चीज़ें हिलती भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी, वो मखलूक भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। ब्रेन इतना पावरफुल है। बल्कि मैं एक ज़माने में ना, मुझे हिप्नोटाइज़ करने का शौक हो गया बड़ा। जो मैं बड़े पढ़ती थी जासूसी नावल, इमरान सीरीज़। उसमें होता था X2 ने उसको हिप्नोटाइज़ करके ये। अच्छा मैं स्टूडेंट लाइफ़, अब X2 पढ़ना और इमरान सीरीज़ पढ़ना, और मुझे किसी ने बताया कि हिप्नोटाइज़ करने का तरीका ये है कि साफ दीवार पे ना व्हाइट कलर की एक काला डॉट लगा लें मार्कर से या इस तरह, और उसको ना पूरे मेंटल दिमाग की पूरी यकजुई के साथ, यकीन के साथ आप उसको देख कर ये कहें कि यहाँ काला निशान नहीं है, कोई निशान नहीं है, नहीं है। ये प्रैक्टिस करो आहिस्ता-आहिस्ता। आप यकीन करेंगे, मैंने एक सिक्के जितना निशान लगाया और मैंने कुछ अरसा प्रैक्टिस की, करती गई। पहले वो मेरे आँखों के सामने निशान छोटा होना शुरू हुआ और एक दिन गायब हो गया। इट्स योर ब्रेन पावर। मैं तो कोई बात, मतलब मैं कहती थी ये प्रैक्टिस है, ये क्या है? यकीन के साथ की कि निशान यहाँ नहीं है, नहीं है, यहाँ निशान कोई नहीं है, निशान, आपका ब्रेन इतना ताकतवर है। तो इसलिए ये जो डेजा वू और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ब्रेन के किसी लोचे से मुझे मुंसलिक लगती हैं। बाकी इसके बारे में तो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं कि लोग कहते हैं कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि ऐसी गैलेक्सी में बहुत सारी कायनात हैं। मिरर वर्ल्ड जिसको मिरर कहते हैं। मेरा वर्ल्ड अगला सवाल कहते हैं। आपके साथ यही हाँ, था। देखो मैंने पहले ही तुम्हारा सवाल उचक लिया। एक हमारा माइंडसेट बहुत मिलता है ना, हम इकट्ठी बिल्कुल बातें करते हैं एक बिल्कुल ठीक जैसी। बात। अब तुम अपना सवाल करो, फिर मैं जवाब दूँगी। अच्छा, जहाँ हम ये माइंड की बातें कर रहे हैं, डेजा वू की बातें कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट है जो कि मेरा मानना ये है कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसकी बातें बहुत होती। मिरर वर्ल्ड, कि जैसा हमारा ये वर्ल्ड है, आप मिरर वर्ल्ड कह लें या इसको अपसाइड डाउन कह लें, कि हम हमारे नीचे या इसके अलावा कोई और भी हमारा इस तरह का
एक एक दुनिया है जहाँ पे हम जैसे लोग सेम हमारी शक्लों के, सेम हर चीज़ के वहाँ पे रह रहे हैं। क्या इस बात पे कोई हकीकत है? अच्छा, ये भी एक मैं ना स्कूल ऑफ थॉट है, जो कहते हैं क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई ये तो एक कायनात है ना, ऐसी कई कायनातें हैं, गैलेक्सीज़ हैं, मतलब हमारी अक्ल, सोच, समझ से बहुत बाहर की बातें हैं, बिल्कुल, जो अल्लाह का सिस्टम है, वो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह इन राज़ों से वाकिफ़ है कि ऐसी 7 दुनियाएँ हैं। बिल्कुल है। एक ही दुनिया जैसे मुख्तलिफ कायनात के जो गैलेक्सीज़ के सिस्टम है, उनमें दुनिया हर एक में एक दुनिया है। अच्छा, वो कहते हैं बिल्कुल मिरर वर्ल्ड की जहाँ जिसे कहा जाता है कि मेरा ही रेप्लिका 6 जगह पे और है, यहाँ के अलावा। आप ही का भी रेप्लिका ऐसे मौजूद है। एक हाशिम 6 जगह और भी है। सादिया 6 जगह और भी है। अच्छा, अब हम जो कर रहे होते हैं वो इसको भी डेजा वू से कनेक्ट करते हैं कि अब जो दूसरी दुनिया का हाशिम है ना, वो पहले यहाँ से उठ के बाहर चला गया था। थोड़ा टाइम फ्रेम आगे पीछे है और आप पहले निकल के गाड़ी से चले गए। जब इस दुनिया वाले हाशिम ने वापस निकला है और वैसे ही निकलने लगा है, तो उसको ख्याल आया कि तो मैंने शायद पहले भी किया था। लेकिन वो मिरर जो एक मैजिक या मिरर वर्ल्ड जो है, वो कहता है ब्रेन की कनेक्टिविटी होती है। एक हाशिम कोई चीज़ पहले कर लेता है, एक हाशिम बाद में करता है, तो बाद वाले को लगता है कि मैंने ये चीज़ की हुई क्या है। उस वर्ल्ड में भी जो मैं इस वर्ल्ड में कर रहा हूँ, हाँ। सेम वही वहाँ पे सेम वो कहते मेरे हैं वही रेप्लिकाज माँ-बाप? हैं, वही पेरेंट्स हैं, वही माहौल है, वही स्टूडियो है, वही पॉडकास्ट सिस्टम बैठे और ये वाली सादिया 6 और जगह भी तुम्हारे सामने बैठी है। आपा ये तो बता दिया आपने मिरर वर्ल्ड का। अब आते हैं कुरान पाक के हवाले से। क्या इस्लाम में कुरान पाक में डेजा वू का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ है? डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ को मुख्तलिफ इबहाम को इल्हाम के नाम से चीज़ें हैं। इल्हाम हो जाना, वही की सूरत तो पैगंबरों के लिए होती है, लेकिन फिर ख्वाब की है कि ख्वाब और रूह का जिस्म से निकलना सोते वक़्त और आना ये और घूमना, ये सब तो साबित हैं कि चीज़ें बिल्कुल होती है। हैं। लेकिन डायरेक्ट डेजा वू का कहीं ऐसे एज़ सच ज़िक्र नहीं है, ना ही साबित होता है किसी भी इस तरह की कोई ऐसी अहादीस के हवाले से, ना इस तरह। लेकिन इन जो मुख्तलिफ और टर्म्स यूज़ की गई हैं, बाज़ लोग इनडायरेक्टली इसको इससे कनेक्ट करते हैं, इस वर्ड से कनेक्ट करते हैं। लेकिन डायरेक्टली कोई ऐसा नहीं है, ना इसके हवाले से इसको कोई इल्हामी बात की गई है, ना इसके हवाले से कोई वाज़िया चीज़ नहीं है। तो इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा रिलीजन से नहीं करते। हाँ, कुरान में इल्हाम के हवाले से है, वही के ख्वाबों का सिलसिले के हवाले से है। ऐसे कई वाक़यात हैं कि पता चल जाता है अल्लाह के एक बरगज़ीदा बंदों को चीज़ें अल्लाह दिखा देता है। अल्लाह मंज़रनामा क्योंकि अल्लाह ही दिखाता है। मंज़रनामे और हम कभी देखते हैं कि रूहें लोग देखते हैं, रूहों की बात होती है, हालाँकि रूहों के हवाले से है कि वो अल्लाह के हुक्म के अलावा नहीं मूव कर सकती। लेकिन अल्लाह जब दिखाना चाहे, अल्लाह सब कुछ दिखा सकता है। कुछ लोग डेजा वू को स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इसके साथ भी जोड़ते हैं क्योंकि वो भी दिमाग का कनेक्शन ही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी ये चीज़ें वो ब्रेन पे अफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन मैंने उनसे डेजा वू एज़ सच इतना नहीं वो देखा लोगों को गुज़रते हुए, डेजा वू एक्सपीरियंस से नहीं गुज़रा। देखते देखा हाँ, कुछ ख़ास किस्म की ड्रग्स ज़रूर जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो ब्रेन को जाके डिस्टर्ब करते हैं। उससे उनको जैसे मैंने आपको पहले भी बताया वो बच्चे के साथ जो हुआ, इस तरह के वाक़यात और मामलात आते हैं। लेकिन स्ट्रेस और अगर एंग्ज़ायटी और इन चीज़ों का लेवल ज़्यादा हाई हो जाए, बल्कि एक केस था आया, वो बच्ची थी, वो बचपन से मेंटल ग्रोथ जैसे स्लो होती है, उम्र बढ़ जाती है, अब हाइट-शाइट ये वो। एक बार हमारी बच्ची की शादी, हमारी फैमिली की बच्ची की शादी उनके ख़ानदान में हुई। जिस ख़ानदान में हुई, वहाँ ये दूल्हे की बहन थी। अच्छा, अब हम वलीमे पे गए, बज़ाहिर वो बच्ची बिल्कुल नॉर्मलाइज़ माशाल्लाह टॉल, प्यारी, ये वो। अब वलीमे पे जब जाके बैठे, अच्छा वो शादी वाले दिन भी मुझसे ज़रा ज़्यादा बातें कर रही थी। मुझे लगा कि ये अपनी हाइट और ऐज के हिसाब से बच्चों वाली बातें कर रही है। बहरहाल वो वलीमे पे आके मेरे पास बैठी एकदम से ना घबराई हुई और मैंने कहा, "जी, क्या हाल है आपका बेटा?" ये वो। कहती, "नहीं, मैंने आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है।" मैंने कहा, "बताओ आप, क्या क्या हुआ?"
कहती बहुत ख़तरे की बात है। मैं कहा अल्लाह खैर करे, बताओ आप। उसने कहा कि आपने यहाँ खाना नहीं खाना। मैंने कहा अच्छा क्यों नहीं खाना? तो कहती है मैं बाकियों को तो नहीं मना कर रही, पर जिन लोगों को मैं पसंद करती हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं, उनको मैं मना कर रही हूँ। मैंने दूल्हा-दुल्हन को भी नहीं खाने देना और आपको भी नहीं और अपने अम्मी-अब्बू को भी नहीं। मैंने कहा अच्छा नहीं बेटा बताओ तो सही रीज़न क्या है? कहती है मैंने किचन में खड़े हुए लोग देखे हैं। ये 4 लोग हैं लंबे-लंबे काले रंग के और ये किचन के खाना जहाँ पक रहा था, वहाँ पे ज़हर मिला रहे थे। और वो लिटरली खौफ से काँप रही थी और उसके अंदर ये क्या उसको समझ नहीं आ रही थी मैं किसको बचाऊँ और कैसे बचाऊँ? फिर उसने अपने माइंड में एक लिस्ट बना ली कि जो लोगों को वो पर्सनली पसंद करती है, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन-भाइयों को और जो एक बारात में सिर्फ़ मैं थी, जिसमें उसने लड़की वालों को तो सिर्फ़ मैं थी, जिसको उसने इन्फॉर्म किया। उसने कहा, "आप चाहें तो अपने बच्चों को मना कर सकती हैं, बाकियों को ना बताना।" तो मैंने कहा, "अगर वो ज़हर डाल रहे हैं, तो फिर सबको रोकना चाहिए, बताना चाहिए ना बिल्कुल, हमें।" बिल्कुल। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये बच्ची जो 1 मिनट तो मैं वाक़ई कन्फ्यूज़ हो गई कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक़या हुआ है। लेकिन जब वो बात कर रही थी तो मुझे समझ में आ गई कि इस बच्ची की मेंटल कोई इश्यू है। अच्छा मैं कहा ठीक है तुम बैठो, मैं जाके चुपके से किचन में देख कर आती हूँ जहाँ खाना बन रहा है। ये वो पीछे वो बड़ा मतलब जगह थी, वहाँ पे पीछे खाना मतलब रेडी हो रहा था, कोई बारबेक्यू हो रहा था चीज़ें। मैं इसको दिखाने के लिए एक चक्कर लगा के गई। फिर मैं चुपके से आके उनकी फैमिली के उनके वालिद साहब के पास मैंने कहा बच्ची के साथ कोई ऐसा कोई इश्यू है? तो उन्होंने कहा क्यों कोई बात हुई है? मैंने उनको थोड़ा-सा बताया तो वो कहते हैं हाँ, इसका मेंटल इश्यू है। कहते हैं पर डॉक्टर कहते हैं कि जो उसको मेंटल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो आपसे झूठ नहीं बोल रही होती। उसको वो चीज़ें वो जो अज़्यूम कर लेती होती है, जो उसके अंदर के खतरात होते हैं, अंदर का डर होता है, वो उसको प्रैक्टिकली नज़र आना शुरू हो जाता है। उसको वो लोग न उसको डर था कि मेरे भाई के इवेंट में कोई नुकसान ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। उसको प्रैक्टिकली वो लोग नज़र आ रहे थे, वो झूठ नहीं बोल रही थी। उसको वो 4 लोग किचन में खड़े नज़र आ रहे थे, जो आपकी और मेरी आँख नहीं देख पा रही थी। मतलब हम वहम और देजा वू को सिमिलर समझ सकते हैं। सिमिलर समझ सकते हैं चीज़ें, हुँ। दिमागी इख्तिराज दिमाग क्रिएट करता है ना, दिमाग इज़ अ क्रिएटर और वो पूरे बॉडी को ऑर्डर करता है। अपने हाथ को वो ऑर्डर नहीं करेगा तो मेरा ये हाथ मूव नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक होके बावजूद भी वो मूव नहीं कर सकता। अब जिनको ब्रेन हैमरेज होता है, को पैरालाइज़ होता है, ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज होता है, तो बॉडी मूव करनी क्यों रुक जाती है? बॉडी की तो हड्डियाँ सलामत होती हैं, सब सलामत बिल्कुल, होता है। बिल्कुल ठीक। ऑर्डर वाला एरिया खराब हो जाता है, जिसने मूव हुँ। करवाना है। तो इसलिए ये दिखा के आपको तमाशे दिखा सकता है, आपको कई रंग दिखा सकता है। ये आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह इतना ताकतवर बना सकता है कि हवाएँ आपके ताबे हो जाएँ, चरिंद-परिंद, आसमान, सूरज, पानी आपके ताबे हो जाए। तो ये अल्लाह की देन है ना, जिसको देने पे आता है और वो मेराज का वाक़या भी करा देता है। एक इंसान को सफ़र 7 आसमान का सफ़र करा देता है। हम जो भी बात करें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐज़ ए ह्यूमन बीइंग थे, एक इंसान थे। इतना ताकतवर इंसान जो शमसी सालों का मतलब सफ़र जो है वो एक रात में कर आया। ये उस अल्लाह का दिया हुआ वो ताकतवर वो दिमाग जो तमाम चीज़ें कर रहा था और हम इसको कि इसमें से चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं और ये सब कुछ हो जाता है। दिस इज़ द रियलिटी। आज के पॉडकास्ट से जो हमने एक लॉजिक निकाली है वो ये है कि देजा वू और वहम ये दोनों सिमिलर चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, और डेजा वू होने के कोई मज़हबी लॉजिक नहीं है, कोई जन्म की लॉजिक नहीं है, ये एक दिमागी आपकी है और इतना ये पेचीदा मशीन है, ये आपको कुछ भी दिखा सकती है और करा सकती है। तो इसमें इतनी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका मेमोरी का भी हो सकता है कोई काम, आपकी मेमोरी रिपीट पे चली जाए। बहरहाल जितने बातें इसके हवाले से हो गई हैं, वो तो हमने डिस्कस कर ली हैं। अच्छा ऑडियंस आपको भी लगता है कि देजा वू के हवाले से आपके साथ भी कभी कोई इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। थैंक यू सो मच आपा। उम्मीद करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके साथ भी कोई देजा वू जैसा सिनेरियो हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी लाज़मी बताइएगा।